के ऊपर, क्योंकि आज भी रेशियो यही है कि 2 करोड़ अकाउंट्स ओपन हुए तो उसमें से 98% लोगों ने लॉस ही खाया है और 2% लोगों ने ही कमाया है। इसके पीछे रीजन सिर्फ कंट्रोल ऑफ ग्रीड एंड कंट्रोल ऑफ पेन, क्योंकि कमाई आती है तो एकदम बड़ा अच्छा लगता है और आप अपना सब पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो बोरोइंग्स लेके भी लगाना शुरू कर देते हैं, और जो शेयर दिखा बोले जी आज ये बढ़ गया, कल बढ़ गया, परसों बढ़ गया, लेकिन उस पीरियड को भी गौर करें कि जब 2004 के अंदर ब्लैक मंडे आया था, ब्लैक फ्राइडे आया था, 2008 के अंदर 21,000 से मार्केट 7600 हुई थी। तो पेशेंस का बड़ा गेम है, तो बड़ा स्टडी करें, लर्निंग करें। आप जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं, जो वेबिनार्स हैं, इस चीज को गौर से करें। सिर्फ इसमें इनकम ना गौर करें, आपको व्हेन द टाइम टू क्विट, जैसे बोलते हैं जी, आपको रन छोड़ के नहीं भागना चाहिए, लेकिन इसके अंदर विजय वही रहता है कि आप किस समय एग्जिट करना है, वो अगर आपको पता है देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो मेरा मेन कंसर्न यही रहेगा। बाकी तो हमारे साथ में स्पीकर्स एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अपनी ग्रीड पे कंट्रोल रखें, अपनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन को एफडीआर से थोड़ी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगी, जहां 6% ना मिलके 12%, 15% या 20%। लेकिन ऐसा ना सोचे कि आपका पैसा 1 महीने में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा। नो डाउट काफी स्क्रिप्ट है जिन्होंने 1 महीने में भी डबल किया है। और अगर हम ब्लू चिप की बात करें, अदानी वगैरह जो हम रूटीन में देखते हैं एज ए लेमैन, तो उन्होंने 4 गुना 5 गुना फ्रॉम द लो बनाया है। और कुछ शेयर्स ऐसे में जिन्होंने 10 साल के अंदर 100 गुना की रिटर्न, मतलब 100 मल्टीपल्स मींस 10,000% रिटर्न अगर परसेंटेज की बात करें। लेकिन आज भी ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने 10 साल में 100 रुपए के 2 रुपए पर भी आ गए हैं। तो सिंपली अच्छी चीज दिखती है मार्केट में, बुरी चीज को भी ध्यान रखते हुए इन्वेस्ट करें और सेमिनार्स को नॉलेज के रूप में सुने, उसको अडॉप्ट करें। सो ओवर टू राजीव जी। राजीव जी। थैंक यू सर। Finally, now I request CS Vikas Kabra ji to enlighten us on today's topic. थैंक यू राजदीप जी। विजय जी, आपने बहुत ही बढ़िया बातें बोली हैं। ऑल everything that you actually enumerated is actually very close to my heart. लेकिन उसमें मैं एक चीज विजय जी ऐड करूंगा। देखिए, मुझे करीब 22-23 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हुए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज बोलूंगा सर, हम उतना कमाते हैं जितना हमारा देश कमाता है। yes. मैं यहीं से अपना शुरू करूंगा सर बात। परफेक्ट। हम अपने देश से ज्यादा नहीं कमा सकते, मतलब कमाते हैं, लेकिन देश अगर कमाएगा तो ही हम कमाएंगे, नहीं तो हम नहीं कमा सकते। हम सब फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं और हम ये बात समझते हैं। मैं इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। पूरी दुनिया वॉरेन बफे जी को बहुत महान इन्वेस्टर मानती है। वो एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिंग करके इतनी जबरदस्त वेल्थ बनाई है अपनी और अपने साथ के लोगों की। इट इज अनइमेजिनेबल। मैं सबसे सवाल पूछता हूं कि वॉरेन बफे जी का सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कोई भी, प्लीज आप कोई भी आंसर करिए। लेट्स मेक इट अ कन्वर्सेशन। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ईच वन ऑफ अस। सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है वॉरेन बफे जी के इतनी दौलत कमाने का? वैसे तो आपने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया है, क्योंकि उसकी कंट्री ने ग्रोथ करी तो उन्होंने ग्रोथ करी। सर, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। 2 बातें हैं जो आपने विजय जी बोला कि उनके कंट्री ने ग्रो किया। वो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस कंट्री में पैदा हुए जिसने पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा दौलत बनाई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इमेजिन करिए अगर वो अफगानिस्तान में पैदा होते तो क्या वो वॉरेन बफे होते? नहीं होते, राइट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने एक फॉर्मूला फॉलो किया और वो पिछले 50 साल से उसी फॉर्मूला पे काम करते रहे, बिना थके, बिना हारे, बिना सोचे। आज भी अगर आप उनसे बात करें कि उनको क्या लगता है कि क्या इन्वेस्टिंग में पैसा बनेगा, इक्विटी इन्वेस्टिंग में पैसा बनेगा, वो आज 90 साल की उम्र में भी उतने ही शिद्दत के साथ बोलते हैं बिल्कुल बनेगा, राइट। ये एक सबसे बड़ा मंत्र होता है। ये हम सब बहुत ही मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आप मानिए कि उस मुकाम पे पहुंचने का सबसे बड़ा तरीका होता है एक फॉर्मूला डिवाइस करना, उस फॉर्मूला को अप्लाई करते रहना और उससे थकना नहीं। वो आज भी इक्विटी इन्वेस्टिंग से बोर नहीं होते। सो
मेरा जो ये सब कन्वर्सेशन है जिसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम दिया गया है, मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। पहला एक छोटा सा मैं आपसे कुछ एक सवाल पूछूंगा और वो कोशिश करिए, कोई भी एक आंसर करने की कोशिश करिएगा। मेरा स्क्रीन देख सकते हैं आप लोग? यस सर, विजिबल है सर? यस सर, यस सर। राइट, ओके। सो लेट मी स्टार्ट। सर ये सिनेरियो सबको दिख रहा होगा। एक केस है, छोटा सा चीज है। मैं एक शॉप पर जाता हूँ डिनर सेट खरीदने के लिए, मुझे 5,000 रुपए का वो डिनर सेट मिलता है। एक मेरे सज्जन मित्र हैं, वो मुझे शॉप में मिलते हैं और वो मुझे बोलते हैं कि आप 5 किलोमीटर दूर चले जाइए, आपको ये 500 रुपये सस्ता मिल जाएगा, 4,500 रुपए में मिल जाएगा यही सेम डिनर सेट। आपको क्या लगता है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सर ये उस पर्सन की इनकम एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि 500 रुपए उसकी वर्थ उसके लिए हो सकता है कि ना हो। ये मेरे ख्याल से दोनों मैटर अलग अलग करेंगे। सर विजय जी, मैं तो नॉर्मल सवाल पूछ रहा हूँ कि हम अगर हों इस सिचुएशन में तो क्या हम जाना चाहेंगे? हम चेंज करना चाहेंगे? मैं तो नहीं जाना चाहूंगा। आप नहीं जाना चाहेंगे? यस। राइट। कोई और कोई आंसर देना चाहेगा? नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे। 5 किलोमीटर और 500 रुपए के। हाँ ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है सर, हम नहीं जाना चाहेंगे। मैं आपसे इसी सिनेरियो को एक अलग तरीके से पूछता हूँ। आप पहले सिनेरियो में भी नहीं गए। 25,000 रुपए की डाइनिंग टेबल है, 5 किलोमीटर दूर 24,500 में मिलती है, हम जाना वो भी नहीं होता कि हम सेव चाहेंगे? ऑब्वियसली इसमें आप बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। सर इसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे। अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है सर। ये सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मिस्टर रिचर्ड थैलर हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला है। और उन्होंने इस सवाल को लेकर के पूरी एक थ्योरी लिखी जिसको मेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। मेंटल अकाउंटिंग कभी पढ़िएगा सर, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है मेंटल अकाउंटिंग। जनरली हमें लगता है ना कि मैंने शेयर बेचा और उसके बाद ये शेयर बढ़ गया। सर काफी टाइम फील हुआ है पिछले 2 महीने में, तो मुझे भी। हाँ जी, पिछले 2 महीने में कई बार फील हुआ है। कई बार फील हुआ है। उस मेंटल अकाउंटिंग पर सर मिस्टर रिचर्ड थैलर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है नज। उस बुक पर उनको नोबेल प्राइज मिला था 1983-84 इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। सो उन्होंने इसी केस स्टडी के ऊपर उसे बनाया था। अब ये 5,000 और 4,500, आपने 500 रुपए का गैप है, हमने बोला हम नहीं जाना चाहेंगे। और अगला जो मैंने आपको सिनेरियो दिखाया उसमें आप लोग बोले इसमें तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। एक नहीं जाना चाहेंगे और एक बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, क्या डिफरेंस है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है सर। मेंटल अकाउंटिंग देखिए, दोनों में गैप 500 रुपए का है, राइट? दोनों में गैप 500 रुपए का है, लेकिन हमारे दिमाग ने इतना जल्दी ये कैलकुलेट कर लिया कि 500 रुपए 5,000 पर और 500 रुपए 25,000 पर। 25,000 जैसे ही में दिखा 500 रुपए, हमने बोला हम नहीं जाना चाहेंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेंगे, राइट? दिस इज मेंटल अकाउंटिंग। हमारा दिमाग इतना फास्ट कैलकुलेट कर लेता है कि वो परसेंटेज टर्म्स में 500 और 25,000 इज 1% और 1.25% एंड 500 ऑन 5,000 इज 10%। इसी को लेकर के उनको नोबेल प्राइज मिला था, इस केस स्टडी को लेकर के उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो हम लोग सर, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है साहब। और 2 हिस्सों में जो हमारा दिमाग डिवाइडेड है, हमारा दिमाग 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक इमोशनल माइंड है और एक लॉजिकल माइंड है, राइट? सो पैसे का डिसीजन हमें किस दिमाग से लेना चाहिए, इमोशनल माइंड से या लॉजिकल माइंड से? लॉजिकल से, राइट? आपने बिल्कुल सही बोला कि लॉजिकल से में लेना चाहिए। जस्ट अ सेकंड सर, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं और मैं आपसे बात भी करता रहूंगा इसी दौरान। सो हमें लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना चाहिए, करेक्ट? लेकिन हम कैसे डिसीजन लेते हैं सर? क्या हम एक्चुअली पैसे का डिसीजन लॉजिकल माइंड से लेते हैं? मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। इस पे एक स्टडी है सर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। हमारा लिम्बिक माइंड होता है विच इज इमोशनल माइंड। हम बच्चों की एजुकेशन का डिसीजन किससे लेते हैं सर? वहां थोड़ा इमोशनल दिमाग लगा देते हैं सर। इमोशनल माइंड से या लॉजिकल माइंड से?
सर लगाना तो लॉजिकल चाहिए, लेकिन इमोशनल लगा देते कि बच्चा दूर ना जाए, ये ना करे, कहीं ना कहीं चीजें रह जाती हैं। रह जाती है, करेक्ट। अब देखिए सर, आपको अपना बच्चा प्यारा है या अपना पैसा प्यारा है? ये बड़ा एक टेक्निकल सा सवाल पूछ रहा हूँ सर, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आता है। हमें अपना बच्चा प्यारा है या पैसा प्यारा है? बच्चा। बच्चा प्यारा है, ठीक है सर। अब देखिए सर, स्टडी बोलती है, साइंटिफिक स्टडी बोलती है कि हम जो अपना पैसे का डिसीजन लेते हैं वो अपने लेफ्ट साइड लिम्बिक माइंड से डिसीजन लेते हैं, विच इज आवर इमोशनल माइंड। पढ़िएगा सर इसके बारे में, इस पे एन नंबर ऑफ स्टडीज लिखी गई हैं। तभी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, जो मैंने आपको मेंटल अकाउंटिंग बोला, उसका जन्म हुआ कि हम लोग पैसे का डिसीजन हमेशा अपने लिम्बिक माइंड मींस अपने इमोशनल माइंड से लेते हैं। अब देखिए, बच्चा जब साइकिल सीखता है सर, हम बच्चे को बोलते हैं कि तू गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? बोलते हैं सर कि गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे, पर हम पैसे को ये बात कभी नहीं बोलते कि वो गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे। सही बोल रहा हूं मैं साहब? बिल्कुल जी। तो क्या प्यारा हुआ सर, बच्चा प्यारा हुआ या पैसा प्यारा हुआ? सर देखिए, दुनिया तो ये जानती है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो होना तो ये चाहिए कि पैसा गिरेगा नहीं, रिस्क नहीं लेगा पैसा तो कमाएगा कैसे? और बच्चे को हम बोलते हैं कि तू रिस्क नहीं लेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे? आई थिंक यही एक डिफरेंस है जो हमें समझना है सर। सो जैसा मैं आप उसी पॉइंट पर आता हूं सर कि हम उतना पैसा कमाते हैं जितना हमारा कंट्री कमाता है। तो मैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन पर आता हूं सर। और ये प्रेजेंटेशन मैंने सेबी में दिया था करीब 2 साल पहले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि 2020 में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ये बात सही होने लगेगी। तो मैं आपको सर एक मेगा ट्रेंड दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। इसका मतलब ये है कि सर हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और हम आगे पैसे के बारे में कैसे सोचेंगे। मेरा प्रेजेंटेशन आज इस चीज के ऊपर है। देखिए सर, हमारी जो रिकॉर्डेड इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो बहुत छोटी है। हमने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं किया है। बट मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। आज हम सबसे अमीर कंट्री, सबसे दौलतमंद कंट्री यूएसए को मानते हैं। और आप जानते हैं यूएस से दौलतमंद कब से बनना शुरू हुआ? 1875 में यूएस आजाद हुआ था ब्रिटिशर्स से। हम 1947 में आजाद हुए। 1870 के बाद भी यूएस एक गरीब कंट्री था, पर वो कितना गरीब था और उसने कितनी दौलत बनाई? एक इकोनॉमिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, एग्नस मैडिसन। उन्होंने एक स्टडी किया था, ये करीब उन्होंने 10 साल पहले एक स्टडी किया था जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, मतलब पहले साल से लेकर के, जो हम बीसी एडी ये गिनते हैं सर, पहले साल से लेकर के उन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री को डिवाइस करने की कोशिश करी कि कौन से कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दौलत बनाई। तो बड़े इंटरेस्टिंग उसमें चीज निकली। 1800 साल तक, 1800 साल सर, मैं अगर मौका मिला तो अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा। 1800 साल तक एक कंट्री ने पूरी दुनिया पे राज किया। वो कौन सा कंट्री हो सकता है सर? सो 1800 साल तक एक कंट्री ने दुनिया पे इकोनॉमिकली राज किया। अब आप देखिए, अब हम लोग हिंदुस्तान को क्या बोलते थे सर? सोने की चिड़िया बोलते थे सर। अब देखिए, अगर हम सोने की चिड़िया बोलते थे तो सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था? सोने की चिड़िया साहब इसलिए नहीं बोला जाता था कि हमारे पास सोना ज्यादा था या हीरे जवाहरात ज्यादा थे, इसलिए नहीं बोला जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता था कि हम लोग सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। हम लोग सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। अगर बिजनेस करते थे तो दौलत भी वही कमाएगा जो सबसे ज्यादा बिजनेस करता है। यूएस ने पिछले 100 साल में क्यों दौलत बनाई? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा बिजनेस किया, उसने पैसे का सबसे ज्यादा लेन देन किया। 1800 साल तक इंडिया का जीडीपी वाज द मैक्सिमम इन वर्ल्ड। एंड कितना? आज यूएस का जीडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूएस, लेकिन यूएस का जीडीपी अगर आप शेयर निकालें तो करीब 17% बनता है। हिंदुस्तान का जीडीपी पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का ऑलमोस्ट 30% था 1800 साल तक। ये पिछले 200 साल ही है जिसमें हम जो आज हम गरीबी देखते हैं वो गरीबी हमें पिछले 200 साल में ही मिली है। उससे पहले हम इतने गरीब नहीं थे। तो मैं उसी चीज से अपना शुरू करूंगा, मेगा ट्रेंड। व्हाट इज अ मेगा ट्रेंड? मेगा ट्रेंड होता है, देखिए, जीन्स एक ट्रेंड है, जीन्स एक मेगा ट्रेंड है।
उसमें बेल बॉटम्स का आ जाना इज अ ट्रेंड, राइट? सो हम लोग धोती से जीन्स पर आ जाएं, दिस इज अ मेगा ट्रेंड। मेगा ट्रेंड का मतलब होता है एक मेजर ट्रेंड, अ मेजर ट्रेंड, अ मेजर मूवमेंट, जो सोसाइटीज को, थॉट प्रोसेस को, हर चीज को चेंज कर देता है, हर चीज को बदल देता है, उसको हम मेगा ट्रेंड बोलते हैं। आपको मेरे प्रेजेंटेशन दिख रहा है सर? यस सर, दिख रहा है सर, विजिबल है सर। ठीक है सर। सो मेगा ट्रेंड इज अ मेजर ट्रेंड, अ मेजर ट्रेंड, अ मेजर मूवमेंट। धोती से जीन्स पर आना इज अ मेगा ट्रेंड, और जीन्स में बेल बॉटम जीन्स पे आ जाना इज अ ट्रेंड। सो मेगा ट्रेंड, में मेगा ट्रेंड इसलिए लूंगा सर इसको क्योंकि इसने एक कंट्री को पूरा बदल के रख दिया, उसके इन्वेस्टमेंट पैटर्न को पूरा बदल के रख दिया। सबसे लंबी इकोनॉमिक रिकॉर्डेड हिस्ट्री यूएसए के पास है सर, तो मुझे उसी की एक केस स्टडी लेनी पड़ेगी यूएसए में। सर एक सवाल पूछना चाहूंगा, हो सके तो कोई भी एक पार्टिसिपेंट बीच में अगर आपको लग रहा हो तो उसका जवाब दीजिएगा। यूएसए का पीक इंटरेस्ट रेट क्या रहा होगा पिछले 20, 30, 40 सालों में? और उनका पीक इन्फ्लेशन क्या रहा होगा पिछले 20, 30, 40 सालों में? ये 2 सवाल सर। मेंबर्स अपने आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसको भी लगता है ये आंसर है तो वो चैट बॉक्स में प्लीज डाल दे। सो आई थिंक ये ऑनलाइन में सर यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पार्टिसिपेंट्स का आइडिया नहीं लग पाता। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सो मैं आपको 1971 का किस्सा बताता हूँ। 1971 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ था सर। 1971 तक हम लोग जो भी करेंसी प्रिंट करते थे, अगर हम रुपए प्रिंट करते थे, वो डॉलर प्रिंट करते थे, या ब्रिटिशर्स पाउंड प्रिंट करते थे, तो उसके पीछे कोई बैकिंग होती थी, उसके पीछे बैकिंग होती थी जनरली गोल्ड। सो आपकी जो करेंसी होती थी वो गोल्ड से डिनोमिनेटेड होती थी। पर 1971 में मिस्टर रिचर्ड निक्सन ने क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम्स आने लगी थी यूएसए में, उन्होंने इस पैटर्न को चेंज कर दिया। इस पैटर्न को चेंज करके उन्होंने बोला, इसको डोमिनो करेंसी बोल दिया। डोमिनो करेंसी, डोमिनो पिज्जा हम खाते हैं, डोमिनो का मतलब क्या होता है सर? डोमिनो का मतलब होता है एक डोम। एक हमारे मंदिरों में एक ऊपर जो डोम बनता है, जो डोम बोला जाता है इसको, एक फियाट बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। सो डोमिनो करेंसी आज की जो हमारी करेंसी होती है, इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है। एक गवर्नमेंट जितना चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकती है, लेकिन 1971 से पहले हम सिर्फ उतनी प्रिंट कर सकते थे जितना हमारे पास गोल्ड था, मतलब गोल्ड डिनोमिनेटेड करेंसी होती थी। अब डिनोमिनेशन करेंसी का कुछ नहीं है, राइट? सो इससे क्या हुआ सर? इससे यूएस में कुछ चेंजेस होने लगे, और वो चेंजेस क्या थे मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। हुआ ये कि सर 1971 के बाद वहां पर जबरदस्त मंदी आई, एक सिनेरियो आया स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन हम सब ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, पर स्टैगफ्लेशन होता क्या है? स्टैगफ्लेशन 2 पार्ट होते हैं सर, स्टेगनेंट ग्रोथ एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। इट इज नोन एज स्टैगफ्लेशन। मतलब हम अगर हम 10 साल तक सिर्फ 3% से ग्रो करते रहे, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, दैट इज स्टैगफ्लेशन। और यूएस में वो स्टैगफ्लेशन शुरू हो गया। और स्टैगफ्लेशन शुरू होने पर हुआ क्या? स्टैगफ्लेशन शुरू होने पर यूएस में इन्फ्लेशन 1980 में इन्फ्लेशन वाज 14.8%, राइट? इसका पॉइंट नंबर 6 पढ़िएगा, इन्फ्लेशन गोज डाउन, इन्फ्लेशन पीक्ड एट 14.8% इन 1980, राइट? सो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक्स, जो हमारे सेंट्रल बैंकर्स हैं और हम केन्जियन इकोनॉमिक्स को मानते हैं, और उसमें सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दीजिए, और इतना बढ़ाइए कि लोगों के लिए पैसा खर्च करना, पैसे को यूज करना महंगा होता जाए। अगर आप पैसा यूज करना महंगा हो जाएगा आपके लिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप पैसे का यूज कम कर देंगे, और पैसे का यूज कम करेंगे तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगी, और अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई लिमिटेड होने लगेगी, और अगर सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड कम हो जाएगी तो आपको प्राइसेस अपने गिराने पड़ेंगे, विच मींस इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल में आएगा जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएंगे। तो अब आप देखिए, फेड इंक्रीजेस रेट, कितना इंक्रीज किया रेट उन्होंने? 20%। 1980 में यूएस में इंटरेस्ट रेट वाज 20%,
पर मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर, अब जब 20% इंटरेस्ट रेट हो गया, 14.8% का इन्फ्लेशन था, तो उन्होंने ऐसा क्या किया, उन्होंने अपने इकोनॉमिक पैटर्न को क्या बदला, कैसे बदला कि आज यूएस सबसे अमीर कंट्री बन गया। सो पॉल वॉलकर साहब, पॉल वॉलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी थे जिन्होंने यूएस को चेंज कर दिया, यूएस के इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को चेंज कर दिया। पॉल वॉलकर साहब ने, वो चेयरमैन बने फेडरल रिजर्व के, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई है वैसे यूएस में फेडरल रिजर्व है। तो पॉल वॉलकर साहब चेयरमैन बने फेडरल रिजर्व के। उन्होंने बोला कि साहब अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो जो हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं उस मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे प्राइमरी टारगेट शुड बी इन्फ्लेशन। सबसे प्राइमरी टारगेट शुड बी इन्फ्लेशन। आप कभी भी फेडरल रिजर्व की कोई भी कमेंट्री पढ़िए, वो आपको सिंपल एक बात बोलते हैं, इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल। हर चीज, इफ इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी इन कंट्रोल, राइट। तो 1977 में जब वो बने तो उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन को टारगेट करना है, तो मेन पॉलिसी, मेन क्राइटेरिया ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी बिकेम इन्फ्लेशन। उसके साथ सरकार बदली, रोनाल्ड रीगन वहां के प्रेसिडेंट बने। उन्होंने बोला कि इसको सपोर्ट करने के लिए बिजनेस लाना पड़ेगा, बिजनेस अगर लाएंगे तो हमें क्या करना होगा, बिजनेस के लिए टैक्स कट करिए, मिनिमम वेजेस को इंट्रोड्यूस करिए, राइट। डीरेगुलेशन शुरू हुआ वहां पर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए साहब, किसी भी कंट्री में सबसे लंबा पैसा, इन्वेस्टेबल मनी, दो ही इंस्टीट्यूशंस आपको देती हैं, एक इंश्योरेंस और एक पीएफ या पेंशन फंड्स आप बोल सकते हैं। आदमी पेंशन फंड्स में कितने साल तक पैसा रखता है, 20, 30, 40 साल तक पैसा रखता है। मतलब 20, 30, 40 साल तक वो आपसे पैसा मांगेगा नहीं। इसका मतलब आप उसको उतने ही लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो यूएसए में पीएफ मनी या पेंशन फंड्स को 401 के इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है। 401 के इन्वेस्टमेंट्स टिल 1978 इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे, इक्विटीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे। 1978 में उनको बोला गया कि ये कंपलसरी होगा आपके लिए कि आपको इक्विटी मार्केट्स में पैसा लगाना पड़ेगा, राइट। सो देखिए, आप स्टेप्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इससे कुछ एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप आपको दिखाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा आप स्टेप्स। सो पॉल वॉलकर चेयरमैन बनते हैं, वो इन्फ्लेशन को सप्लाई करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। रीगन साहब टैक्स कट करते हैं। 1978 से 1981 के बीच में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कंपलसरी कर दिया जाता है पेंशन फंड्स और पीएफ मनी के लिए। टैक्स कट होने लगते हैं, एक्सपेंशन प्लान्स बनने लगते हैं, और सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स क्या होता है, फ्री पैसा बंटना, जल्दी आपको पैसा मिलेगा, सस्ता पैसा मिलेगा, ये शुरू होता है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आए। और इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में आता है, 14.8% 1980 से कहां आ गया, 1983 में 3%। आज अगर आप देखेंगे 1983 और 2021, आज आप जानते हैं कितना इन्फ्लेशन है यूएस में, 1.8% का इन्फ्लेशन एज ऑफ लास्ट मंथ, 1.8% का इन्फ्लेशन एज ऑफ लास्ट मंथ, 3% से 1.8, और 1983 से 2021 ये साल ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे हुआ क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर। सब विजय जी ने आपने सर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि ब्याज, इंटरेस्ट रेट्स, राइट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न होता है सर, हम सेफेस्ट मनी से डिसाइड करते हैं कि मुझे कहां पैसा लगाना है, मुझे क्या रिटर्न चाहिए, वो मैं सेफेस्ट मनी से डिसाइड करता हूं। और कहीं ना कहीं हम सबके लिए सेफेस्ट मनी बिकॉज ऑफ मेंटल अकाउंटिंग इज द बैंक रेट, द एफडी रेट, राइट। सो जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो होता क्या है सर, हमारा दिमाग कैलकुलेट करने लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, सपोज अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो मैं कहता हूं कि मुझे उस पर रिस्क प्रीमियम मिलना चाहिए, मुझे अगर मैं रिस्क ले रहा हूं तो उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तो मैं एक्सपेक्टेशन 10% से ज्यादा की करता हूं। वो कुछ भी हो सकता है, 12, 13, 14, 15%, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 5% कर दूं तो क्या होगा, आप रिस्क प्रीमियम तो मांगेंगे, बट आप रिस्क प्रीमियम 12-13% पर नहीं मांगेंगे, आप 8% पे भी खुश हो जाएंगे। दिस इज हाउ गवर्नमेंट्स प्ले मेंटली विद अस, राइट। सो इंटरेस्ट रेट कम होने पर रिटर्न एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जब रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम होती है तो आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है साहब। अब यूएस में क्या होने लगा, यूएस का इन्फ्लेशन और यूएस का फेडरल पॉलिसी रेट
ये नीचे जाने लगे। पहले इन्फ्लेशन, पहले उन्होंने बढ़ाया, इन्फ्लेशन नीचे जाने लगा और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे जाने लगे। और आज क्या इंटरेस्ट रेट है सर? इंटरेस्टिंगली 0.25% है फेडरल रिटर्न, ओ फेडरल रेपो रेट, राइट। रेपो रेट इज एक दिन का पैसा, एक दिन का पैसा 25 पैसे पे मिल जाता है वहां पर, राइट। बट उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स घटाने शुरू किए। उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ सर, देखिए 1983 में 19% लोग यूएसए में 19% लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते थे। 1999 विच इज 16 इयर्स फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जहां पर इन्फ्लेशन 3% होकर के इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, 49% लोगों ने इक्विटीज में पैसा लगाना शुरू कर दिया। 19% से 49%। 25% हाउस इक्विटी में इन्वेस्ट करते थे 1989 में। उसके बाद 50% लोगों ने, 50% हाउस होल्ड ने 99 में पैसा लगाना शुरू कर दिया इक्विटीज के अंदर। 5 मिलियन हाउस होल्ड म्यूचुअल फंड्स ओन करते थे 1980 में। 48 मिलियन हाउस होल्ड म्यूचुअल फंड्स ओन करने लगे 99 में। देखिए साहब, मैं म्यूचुअल फंड वाला आदमी हूं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो कहीं ना कहीं मेरी बात में आपको म्यूचुअल फंड तो मिल ही जाएगा, ये मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड्स का एयूएम जो $1 ट्रिलियन था 1989 में, 10 साल में 6 गुना हो गया, 6 गुना। 1999 में $6.8 ट्रिलियन। अब आप इसका जो ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। इसमें एक लाइन है, ये लाइन ग्रीन कलर की लाइन, दिस इज रिटायरमेंट मनी। मैंने जैसे आपको बोला, किसी भी कंट्री में सबसे लंबे समय का पैसा, सबसे लंबे का समय का पैसा इंश्योरेंस कंपनी और पीएफ या पेंशन फंड्स प्रोवाइड करते हैं। तो रिटायरमेंट मनी भी सबसे लंबे समय का पैसा होता है। जो 30 साल का आदमी अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहा है, तो रिटायरमेंट जनरली वो 50-55 साल में रिटायर होगा। अगर वो रिटायर होना चाहता है तो उसे 20 से 25 साल के लिए पैसा डालना होगा। तो जब ये लॉन्ग टर्म मनी आने लगा इक्विटीज में, तो क्या हुआ साहब, वहां जो वॉरेन बफे साहब जो 1950-1960 में इन्वेस्टर थे, उनकी दौलत बनने लगी। देखिए सर, दौलत कैसे बनती है, एक इन्वेस्टर की दौलत कैसे बनेगी? अगर मैं जल्दी आया हूं तो कोई और जो आएगा वो मेरी दौलत बनाएगा। सो मुझे किसी और के कंधे पे रख के अपनी बंदूक चलानी है। और इसी तरह से वहां पर इक्विटी इन्वेस्टिंग का कल्चर शुरू हुआ, राइट। एयूएम म्यूचुअल फंड्स के बढ़ने लगे। पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन, आज यूएस की पॉपुलेशन है 32 करोड़। 32 करोड़ में से 16 करोड़ लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 130 करोड़, यहां पर 9% लोग आज की डेट में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 2 साल पहले सिर्फ 5% था, एक साल में 9% हो गया। लॉकडाउन ऐसा समय, पेंडेमिक का समय, जो सबसे डेंजरस समय था, जब हम सब भय के साए में थे, लेकिन उस समय में भी लोगों ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। उसके पीछे रीजंस क्या थे, उस पर मैं आऊंगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। बट आप इस ग्राफिक को ध्यान में रखिएगा और इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। डेजावू साहब, डेजावू बड़ा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड, लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी में इसको ले लिया गया। डेजावू होता है आपको ये आभास होना कि ये पहले भी हो चुका है। ये कभी कभी ये इसको प्रीमोनिशन भी बोलते हैं और डेजावू। हमारे शास्त्र भी इसके बारे में बात करते हैं। हमारे 2 माइंड है सर, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत तेज होता है, बहुत तेज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे सपने होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो कई बार हमें ऐसा आभास होता है, हम कभी रोड पे चल रहे होते हैं कि ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है या मैंने ये चीज पहले भी कभी देखी है। सो डेजा वू। अब आप देखिए, याद रखिएगा, मैंने आपको यहाँ पर कुछ एक इन्फॉर्मेशन बताई थी और आप अब इससे इसको रिलेट करिएगा। 2014-15 में आरबीआई बोलता है कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का मेन क्राइटेरिया क्या होगा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। पॉल वॉलकर साहब ने क्या बोला था 1977 में, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। ईपीएफओ, हमारे प्रोविडेंट फंड्स कभी इक्विटी में पैसा नहीं लगाते थे साहब, उनको बोल दिया गया कि 5% पैसा आपको कंपलसरी 2015 से 5% पैसा इंक्रीमेंटल पैसा जो आप इस साल कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको इक्विटीज में लगाना ही पड़ेगा। यहां क्या हुआ था 1978 से 1981 में, उनको कंपलसरी किया गया था कि इक्विटी में पैसा लगाइए। यहां क्या हो रहा है, ईपीएफओ मैंडेटेड कि आप पैसा आपको लगाना पड़ेगा, इक्विटी मार्केट्स में आपको पैसा लगाना पड़ेगा।
कॉर्पोरेट टैक्स कट हुआ 2019 में 25%, राइट। यहां क्या हुआ था, रोनाल्ड रीगन साहब ने टैक्स कट किए, मिनिमम वेजेस को इंट्रोड्यूस किया, और इंटरेस्ट रेट्स आपके कहां हैं आज। 1997-98 में आपका इंटरेस्ट रेट था 15%। 15% पर हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते थे कि आपका पैसा कब डबल होगा। सो 15% 2.5 साल में आपका पैसा, सॉरी 4 साल में आपका पैसा डबल हो जाया करता था, 4.5 साल में कंपाउंडिंग में आपका पैसा डबल हो जाया करता था। आज क्या ब्याज, आज आपको एक एफडी पर क्या ब्याज मिलता है, आज आपको एफडी पर 5.75 6% का ब्याज मिलता है। आईडीएफसी बैंक शायद 6.25% दे रहा है एक साल में, क्योंकि वो एक्विजिशन मोड में है। सो अब आप समझिए, उस जो आज से 35 साल पहले हुआ, लगभग वैसी ही चीजें पिछले 5-7 साल में हो रही हैं हमारे साथ। अब उससे जो वहां पर हुआ वो होगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक अगर ऐसा रहा है तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट रही है। अब पिछले साल या पिछले कई सालों में हमें बार बार ऐसा लगता है कि बाजार क्यों भाग रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, बाजार क्यों भाग रहा है। ज्यादातर लोग बोलते हैं फंडामेंटल से आगे चल रहा है बाजार। तो साहब बाजार हमेशा फंडामेंटल से आगे चलता है। बाजार आज की सिचुएशन को नहीं, आज की दशा को नहीं, आने वाली दिशा को टारगेट करता है। वो आने वाली दिशा के हिसाब से चलता है। तो उससे आने वाली दिशा क्या लगती है, उससे आने वाली दिशा लगती है कि हिंदुस्तान की आने वाली दिशा बहुत जबरदस्त है, राइट, बहुत जबरदस्त है। उस पर भी मैं आऊंगा कि वो दिशा क्यों बनती है। आप एक छोटा सा एक ग्राफिक में आपके सामने रख रहा हूं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपके इक्विटी के रिटर्न्स को कैसे इंपैक्ट करता है। अब आप देखिए, जो ग्रे लाइन है थोड़ी सी डिम दिख रही होगी, पर ये ग्रे लाइन इज इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन 1993 से 2018 तक। थोड़ा सा पुराना डेटा है, पर आप समझिएगा कि मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं। ये मॉर्गन स्टैनली का डेटा है, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं कि क्या होता है। और पिछले 2 साल तो एक अपवाद रहे हैं कि हम क्राइसिस में भी हमने पैसा बनाया इक्विटीज में। सो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आप देखिए, जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है आपकी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या हो जाती है, गिर जाती है। आप ध्यान से देखिए, जैसे इन्फ्लेशन घटता है आपकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाती है। और अब आप एक ऐसे सिनेरियो में हैं जहां आरबीआई बोलता है कि आप इन्फ्लेशन से, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है पर लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन हम आपका बढ़ने नहीं देंगे। तो आपके रिटर्न्स को आरबीआई क्या कर रहा है, एक तरह से देखिए, आरबीआई या कोई भी इक्विटीज या किसी भी रिस्की एसेट में आपको रिटर्न गारंटी नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता कि गारंटेड रिटर्न है। पर आपको ये जरूर बोल सकता है कि आप मानिए कि बाजार बढ़े ना बढ़े पर बाजार गिरने नहीं देंगे, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देंगे। इस ग्राफिक से आपको समझ लगेगा इन्फ्लेशन, मैं क्यों इन्फ्लेशन की बार बार बात कर रहा हूं। इन्फ्लेशन आपके बाजारों को कैसे संभाल के रखता है। अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो आपका बाजार गिरेगा तो नहीं, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो हमें नहीं पता, वो भगवान को मालूम है, पर गिरेगा तो नहीं, वो आप टेक्निकली बना सकते हैं। मैंने एक बात बोली थी सर अभी कि देखिए, आज से 2 साल पहले 4% लोग, 5% लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते थे। आज से 10 साल पहले करीब 2% लोग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते थे। तो जो आज से 10 साल पहले आया और वो आज रह गया, उसके साथ क्या हुआ, जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं, वो बोलते ना, लोग जुड़ते हैं और कारवां बनता गया। आज 9% का कारवां बन चुका है इक्विटी मार्केट्स का, राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट हुआ क्या, जो 2% लोग थे उनका पैसा सबसे ज्यादा बना, क्योंकि जो पहले आता है उसका पैसा ज्यादा बनता है, राइट। आप इसको ऐसे समझिए, इक्विटी के रिटर्न सर 2 तरह से बनते हैं। किसी भी इकोनॉमी में रिटर्न्स 2 तरह से बनते हैं सर। एक फंडामेंटल्स रिटर्न बनाते हैं और एक लिक्विडिटी रिटर्न बनाती है, राइट। सो लिक्विडिटी का मतलब कि नए लोगों का जुड़ना, वो नया पैसा लेके आएंगे, राइट, वो नया पैसा लेके आएंगे तो वो नई ऊर्जा डालेंगे किसी भी चीज में, किसी भी एसेट में। सो लिक्विडिटी और फंडामेंटल्स। फंडामेंटल क्या होता है, हमारा कंट्री ग्रो कर रहा है, हमारी इनकम्स बढ़ रही है, दीज आर फंडामेंटल्स। हमारे यहाँ पर मुफलिसी कम हो रही है, दीज आर फंडामेंटल्स। हमारे यहाँ पर बिजनेस ग्रो कर रहा है, दीज आर फंडामेंटल्स, राइट। सो फंडामेंटल्स आपका रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनाते हैं और लिक्विडिटी आपका रिटर्न शॉर्ट टर्म में बनाती है। तो पिछले साल क्या हुआ साहब, पिछले साल जैसे मैंने बोला 2019 में 5% लोग इक्विटीज में पैसा डालते थे। 2020 के ढलते ढलते 9% लोगों ने इक्विटीज में पैसा डालना शुरू कर दिया। और बाजार ने कैसे बिहेव किया, बाजार एक क्राइसिस के टाइम में भी डबल हो गया, एक क्राइसिस के टाइम में भी डबल हो गया। शेयर्स तो छोड़ दीजिए, शेयर्स तो कोई 5 गुना 6 गुना कुछ भी हुआ, पर एवरेज हम जिसको सेंसेक्स या निफ्टी 50 बोलते हैं, बेंचमार्क इंडाइसेस डबल हो गए। सो शॉर्ट टर्म में रिटर्न लिक्विडिटी बनाती है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न फंडामेंटल्स बनाते हैं। फंडामेंटल्स की बात मैं बाद में करूंगा, अभी मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा।
हिंदुस्तान के बाजारों में लिक्विडिटी बढ़ रही है। और लिक्विडिटी कैसे बढ़ रही है? लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बोला, ईपीएफओ का पैसा आता है तो लंबे समय के लिए आता है, बहुत लंबे समय के लिए आता है, और लंबे समय का पैसा हमेशा आपके बाजार को सपोर्ट देता है। तो आप मान के चलिए कि आपके बाजार को लगातार एक सपोर्ट मिल रहा है। वो कितना सपोर्ट मिल रहा है, मैं जस्ट क्वांटिफाई करता हूं। टोटल ईपीएफओ का कॉर्पस इज 5.5 लाख करोड़। हर साल जो उनके पास नया पैसा आता है वो आता है करीब करीब, वो ये एस्टिमेट किया जाता है, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ उनके पास नया पैसा आता है। उनको 5 से 15% तक उनको पैसा इक्विटीज में डालना है। 5 से 15%, 5 से 15% मतलब 5,000 करोड़ से लेकर के और 15,000 करोड़ तक। अगर 1 लाख करोड़ का भी मैं नया इक्वेशन मानता हूं, ये सिर्फ मैं ईपीएफओ की बात कर रहा हूं, पेंशन फंड्स अलग हैं, सिर्फ ईपीएफओ जिसने आज तक कभी पैसा इक्विटीज में नहीं डाला था। 5,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक वो पैसा उनको इक्विटीज में डालना ही पड़ेगा, और उनका क्राइटेरिया इज लार्ज कैप्स, इंडाइसेस। अब आप समझिए ऐसी लिक्विडिटी है जो जाएगी नहीं। मैं कई ईपीएफओ मैनेज करता हूं, पिछले 4 साल से हमें वो बुला के, पहले हम उनके दर दर की ठोकरें खाते थे, वो हमें पैसा नहीं देते थे, आज वो हमें फोन करके बुलाते हैं कि आइए जल्दी पैसा लेके जाइए। अभी मैं रिसेंटली एक ईपीएफओ से मिला, उनका करीब 4 साल पहले कुछ 1 करोड़ रुपए लगाया था, आज उसकी वैल्यू 1,67,00,000 रुपए है। आज वो पैसा कहते हैं मैं कभी पैसा नहीं निकालूंगा, मैं ये पैसा निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा बाकी सारा रिटर्न भी बना रहा है। आप समझे, लॉन्ग टर्म में पैसा, इस बाजार में आपको पैसा लॉन्ग टर्म में हमेशा बनता है, और वो लॉन्ग टर्म का पैसा है, वो कभी जाएगा नहीं। हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, देखिए सब इन्वेस्टमेंट्स 2 तरह से की जाती हैं। आप और मैं, हम 2 तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिजिकल एसेट्स में और फाइनेंशियल एसेट्स में। फिजिकल एसेट्स सिर्फ 2 माने गए हैं, लैंड प्रॉपर्टी इज फिजिकल एसेट, गोल्ड इज फिजिकल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट एफडी, बॉन्ड्स, इक्विटी, दीज आर फिजिकल एसेट्स, ओ फाइनेंशियल एसेट सॉरी। सो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हिंदुस्तान में बहुत कम रही है। अब थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात करूं, तो हम हमेशा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया करते थे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कैसे किया करते थे? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। हम आज सुनते हैं शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस शुरू किए, यूएसए ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन शुरू किए। पर आप सब फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, आप कभी स्टडी करिएगा इसके बारे में। सर, इंदौर में ऑप्शंस की 600 साल की हिस्ट्री है। इंदौर में ऑप्शंस की 600 साल की हिस्ट्री है। हम ऑप्शंस, हमारे यहाँ पर खड़ी फसलें बेची और खरीदी जाती थी, खड़ी फसल बेची और खरीदी जाती थी, आज हम उसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, देसी भाषा में उसे सट्टा बोला जाता था। हम सट्टे के माहिर हैं, हिंदुस्तान ने वर्ल्ड को सट्टा दिया है, रिस्क लेना सिखाया, लेकिन आज हम रिस्क नहीं लेते। आज हम फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स में हम इंटरेस्ट रेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं, हम रिस्क नहीं लेते। हमारे यहाँ पर बिजनेस नहीं किया जाता, कम किया जाता, रिस्क टेकिंग नहीं की जाती। हमारे एमबीए के इंस्टीट्यूट्स नौकरी के लिए लोग पैदा करते हैं, बिजनेस के लिए लोग पैदा नहीं करते। ये हमारी विडंबना है कि पिछले 30-40 साल में हम पिछड़ गए। हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया कि हम ये सिर्फ 3% से ग्रो कर सकते हैं, आगे ग्रो नहीं कर सकते। फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट अब होने लगा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं। क्या हो सकता है आने वाले 10-11 साल में, अगर ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स ऐसे ही बढ़ते रहे, तो क्या हो सकता है आने वाले 10-11 साल में? ये ग्राफिक है जो मॉर्गन स्टैनली ने बड़े ब्यूटीफुली बनाया। यूएस में क्या हुआ जब उनके ये स्टेप्स लिए गए, हिंदुस्तान में भी वैसे ही कुछ अगर होगा तो क्या होगा? आप इमेजिन करिए, आज हम सोचते हैं लोग 9% लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूएस में 49-50%। मुझे माफ करिएगा, मैं बार बार इंडिया को यूएस से कंपेयर कर रहा हूँ, मुझे ये सवाल बार बार आता है इंडिया यूएस नहीं बन सकता। मैं भी मानता हूँ इंडिया यूएस नहीं बन सकता, लेकिन थॉट प्रोसेस तो इंडिया और यूएस का सेम हो सकता है। अगर इंडिया में फिजिकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इसी तरह से चलती रही तो क्या होगा? जो पिछला साल गया, जो बीता पिछला साल है, जहां 5% से 9% लोग आ गए इक्विटीज में, अगर यही बढ़ता रहा और हम 25-30% हो गए, आर नंबर इज ह्यूमंगस। 25% का मतलब कितना हो गया साहब? 25% का मतलब हो गया यूएस की पूरी पॉपुलेशन जितनी है उतने लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या होगा इमेजिन करिए आप। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक सिनेरियो प्रेजेंट कर रहा हूं। सोचिए कि क्या हो सकता है अगर इतने सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तब एसआईपीज का टोटल कॉर्पस, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो म्यूचुअल फंड्स में किया जाता है, 2003-4 में जब मैं इक्विटीज में फॉर्मली आया, उस टाइम पर एसआईपीज का टोटल कॉर्पस 300 करोड़ का हुआ करता था, आज 8,000 करोड़ है। 8,000 करोड़, और ये एक प्राइम रीजन है कि बाजार नहीं गिरता, क्योंकि एक रेगुलर मनी है। 8,000 करोड़ एवरी मंथ, विच मीन्स एक साल का 12 8 96,000 करोड़ म्यूचुअल फंड्स
इक्विटीज में पैसा डालते ही डालते हैं हर साल 96,000 करोड़। अब आप समझिए आपका बाजार गिरता क्यों नहीं, बहुत तेजी से क्यों नहीं गिर रहा, बढ़ता क्यों नहीं वो अलग बात है, पर गिरता क्यों नहीं, राइट। सो एक ग्राफिक उन्होंने बनाया है कि क्या हो सकता है अगर हिंदुस्तान में भी वैसा ही हुआ जैसा यूएस में होगा, तो इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज अनइमेजिनेबल, राइट। सो मैंने लिक्विडिटी की बात करी साहब, अभी इतनी देर से मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा था कि हिंदुस्तान के बाजारों में, हिंदुस्तान के इक्विटी मार्केट्स में, हिंदुस्तान के म्यूचुअल फंड्स में अब लोग चला के पैसा डाल रहे हैं, इक्विटीज में पैसा आने लगा है। उसके पीछे रीजंस क्या है वो मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपसे फंडामेंटल्स की बात करूंगा साहब। हम सब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं सर, हम सब जो भी इस मीटिंग में हैं, हम लोग 57 लोग हैं इस मीटिंग में, 57, कहीं ना कहीं हमने आज से 15 साल, 20 साल पहले, 25 साल पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। मुझे याद है 1991 में जब पहली बार इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, तो मैं पढ़ता था हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री है। और हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री क्यों है, सबसे बड़ा रीजन हिंदुस्तान के गरीब होने का बोला जाता था, और बच्चे थे तो हमें ये सिखाया जाता था और हमें रटाया जाता था और वही आंसर हमें लिखना होता था। हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री इसलिए है क्योंकि वो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री इसलिए है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब आप देखिए इकोनॉमिक्स में एक बड़ा, इकोनॉमिक्स एक बहुत प्यारा सब्जेक्ट है सर। इकोनॉमिक्स एक प्यारा सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर 10 साल में थ्योरी चेंज हो जाती है। ऐसा बोला जाता है इकोनॉमिक्स में जब जब नोबेल प्राइज मिला है, जिस जिस थ्योरी को नोबेल प्राइज मिला है, उसके 10 साल बाद वो थ्योरी पलट गई। तो नोबेल प्राइज जब दिया गया उसके 10 साल बाद वो थ्योरी पलट गई। अब देखिए 15 साल पहले ये बोला गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, वो हर 10-15 साल में एक रिपोर्ट निकालता है जिसको वो अगेन एक मेगा ट्रेंड रिपोर्ट बोलता है। उसने 2001-2 में एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में उसने बोला कि 2015 में हिंदुस्तान एक टॉप 10 अमीर कंट्री बन जाएगा, मतलब उसका जीडीपी टॉप 10 कंट्रीज में होगा। क्यों होगा, उसका रीजन, प्राइम रीजन क्या था, उसका प्राइम रीजन था कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हम गरीब क्यों थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। और अब हम अमीर क्यों होंगे, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब देखिए इकोनॉमिक्स कैसे पलट गई, राइट। सो देखिए हो क्या रहा है, मैं एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपको ये एक ग्राफिक दिखा रहा हूं। इस ग्राफिक को आप समझिएगा, इसमें 3 चीजें हैं, डिपेंडेंसी रेशियो, फर्टिलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये ग्राफिक जो बनाया है ये वर्ल्ड बैंक ने बनाया है ग्राफिक। मैं आपको पहले इस ग्राफिक की तीनों चीजें समझाऊंगा। सॉरी मैं आप लोग का थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं, पर मैं आपको फंडामेंटल्स हिंदुस्तान के समझाना चाहता हूं। सो डिपेंडेंसी रेशियो, फर्टिलिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को समझने के लिए, सोशली और इकोनॉमिकली किसी भी कंट्री को समझने के लिए ये 3 चीजों को इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होती है, मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा सर। देखिए साहब, मैं भीलवाड़ा शहर का, भीलवाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है, वहां का रहने वाला हूँ। मेरे पापा ने 1966 में एमए इकोनॉमिक्स किया था उदयपुर से, और 1967 में वो कलकत्ता चले गए लॉ पढ़ने के लिए। लेकिन हुआ ये कि उनको वहां पर जॉब करनी पड़ी, और उन्होंने जॉब करनी शुरू करी। 1967 में उनका बिरला ग्रुप में जॉब लगा कलकत्ता में। उस समय पर हमारी एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी सर, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। मैं राजस्थान के मेवाड़ रीजन का हूँ, और मेवाड़ रीजन में एग्रीकल्चर हुआ करता था। सो इट्स नॉट रेगिस्तान, सो इट इज, मेवाड़ रीजन इज ऑल एग्रीकल्चर। पर उस हमारे घर में तब जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में दादाजी 4 ब्रदर्स थे, 4 ब्रदर थे तो टोटल बच्चे भी थे। सब मिलाकर के करीब 28 लोग हुआ करते थे उस घर में। इंटरेस्टिंग बात थी कि 28 के 28 लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर इनकम पे, जो कि रेगुलर नहीं थी। मेरे फादर की जब जॉब लगी बिरला ग्रुप में 1967 में, उनकी जॉब लगी थी सर 125 रुपए में, 125 रुपए पर मंथ। वो एक अकेले मेंबर थे, 28 लोगों में एक अकेले मेंबर थे जिनकी रेगुलर इनकम थी, रेगुलर इनकम थी, राइट। अब आप डिपेंडेंसी रेशियो को समझिएगा, उस रेगुलर इनकम पर कितने लोग डिपेंडेंट थे, 28 लोग, राइट। आज मेरे फादर लुधियाना में हैं, बिजनेस करते हैं। मेरे बड़े ब्रदर हैं लुधियाना में हैं, बिजनेस करते हैं। मैं नोएडा में रहता हूं, मेरी जॉब है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में। मेरी भाभी हैं, वो भी कुछ एक घर से बिजनेस करती हैं। मेरी वाइफ हैं, वो भी घर से कुछ बिजनेस करती हैं।
ना तो मेरे फादर की इनकम पर मैं डिपेंडेंट हूं, ना मेरे ब्रदर डिपेंडेंट है, ना मेरे ब्रदर की इनकम पर मेरे फादर डिपेंडेंट है, ना मैं डिपेंडेंट हूं। आप समझिए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, हमारी हमारी फैमिलीज फ्रेगमेंट हो रही हैं। फ्रेगमेंट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेगमेंट हो रही है मतलब हर एक फैमिली का एक इनकम का सोर्स है। सो एक आदमी पर जो 28 लोग डिपेंडेंट थे, आज एक इनकम के ऊपर 2 या 3 लोग डिपेंडेंट हैं। 68.4% की डिपेंडेंसी रेशियो थी इनकम पर, वो आज कितनी हो गई है? 49.8, राइट, 49.8। और ये बोला जाता है, आईएमएफ बोलता है कि आने वाले 5 साल में ये डिपेंडेंसी रेशियो 47% हो जाएगी, और आने वाले 15 साल में यानी कि 2035 तक ये डिपेंडेंसी रेशियो 42% हो जाएगी। आप इमेजिन करिए क्या हो रहा है। इतने सारे लोग कमाने वाले होंगे। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी क्या होता है साहब? सम टोटल ऑफ ऑल इनकम इज जीडीपी, सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस जीडीपी, राइट। जीडीपी का टेक्निकल डेफिनेशन है सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। पर सम टोटल ऑफ ऑल इनकम इज आल्सो जीडीपी एंड सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑल जीडीपी। तो अगर इतने सारे लोग कमाने वाले हो जाएंगे, इतने सारे लोग कमाने वाले हो जाएंगे, तो हमारा जीडीपी कहां जाएगा, राइट। तो 49.8% डिपेंडेंसी रेशियो, ध्यान रखिएगा, ये सारे याद रखिएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो मैं आपको स्लाइड दिखाऊंगा उसमें मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। 2.24 फर्टिलिटी रेट। व्हाट इज फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट होता है साहब पर फीमेल कितने बच्चे हैं हिंदुस्तान में, पर फीमेल कितने बच्चे हैं हिंदुस्तान में। 1950 में 5.9 बच्चे थे हिंदुस्तान में। हम बोलते थे 1995 तक भी हम बोला करते थे कि हिंदुस्तान एक गरीब कंट्री है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। वहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते हैं, तो मुफलिसी बहुत ज्यादा है वहां पर। आज कितना है? 2.24। अब देखिए साहब, मैं जो भी बात कर रहा हूं आपसे, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी रिसर्च पर बेस्ड ओपिनियन है, बट दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। मैं गवर्नमेंट एग्नोस्टिक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गवर्नमेंट है आज है और कौन सी गवर्नमेंट आगे होगी और कौन सी गवर्नमेंट पीछे थी। हमारे भावी प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2018 में लाल किले की प्राचीर पर एक चीज बोली थी, एक स्टेटमेंट दिया था कि हमें अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो रहा है। मैं उस दिन से अपने घर में अपने हर डिस्कशन में ये बात बोला करता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने गलत चीज बोल दी थी। हमारी पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रही है सर, हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। ये फर्टिलिटी रेट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन राइज एंड फॉल इन एनी इकोनॉमी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इस डिटर्मिनेंट से पता लगाते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है। सो 5.9 बच्चे थे एक फीमेल पर, आज 2.24 हैं। और आप जानते हैं वर्ल्ड में कितना है ये फर्टिलिटी रेट? वर्ल्ड का फर्टिलिटी रेट इज 2.1, विच मीन्स जितने लोग मरते हैं उतने ही बच्चे पैदा होते हैं। इसको रिप्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। हिंदुस्तान की फर्टिलिटी रेट क्या है? 2.24। हम उस स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है। 2018 की इसी रिपोर्ट में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो रही है, वो नहीं बढ़ रही है अब, और आने वाले 10-15 साल में ये स्टेगनेंट हो जाएगी। और उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है जब आपकी पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो जाती है, क्योंकि जब वो पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो जाती है उस समय पर आपके पास कमाने वाले, खर्च करने वाले और खाने वाले सबसे ज्यादा लोग होते हैं। 18 साल से 45 साल की पॉपुलेशन आपकी कंट्री की मैक्सिमम हो जाती है, पीक हो जाती है, राइट। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो रही है हमारी? जो हमारी इंडिपेंडेंस पर 37 साल थी, मतलब एक एवरेज हिंदुस्तानी 37 साल जीता था, आज 69 ईयर्स जीता है। 69 ईयर्स जीने का मतलब क्या हुआ? जब तक वो जिएगा तब तक वो हो सकता है ना कमाए, लेकिन वो खर्च जरूर करेगा, वो खर्च जरूर करेगा। ये भ्रम सत्य है साहब कि आपकी इनकम एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका खर्चा कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर आपका खर्चा खत्म नहीं होगा, इसका मतलब किसी और की इनकम हमेशा चलती रहेगी। आप ध्यान रखिएगा, हमारा खर्चा, हम जो भी खर्चा करते हो किसी की इनकम होती है। मैंने अगर सब्जी खरीदी, मैंने पैसा दिया, वो मेरा खर्चा है, और जिसने उसको पैसे को रिसीव किया वो उसकी इनकम है। बिना खर्चे कोई इनकम पैदा नहीं होती। यानी कि हम लोग ज्यादा जिएंगे, हम अगर ज्यादा जिएंगे तो हम ज्यादा खर्च करेंगे, इसलिए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो 3 चीजें, डिपेंडेंसी रेशियो एट 49%, फर्टिलिटी रेट एट 2.24 एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट 69, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है?
इसका बहुत ही अमेजिंग सिग्निफिकेंस होता है, जो हम फंडामेंटल्स की बात करेंगे। जब भी कभी किसी कंट्री में ये सिचुएशन बनी है, जब भी कभी किसी कंट्री में ये सिचुएशन बनी है, उस कंट्री में 30 से 40 साल का ऐसा पीरियड आया है जब उसने जबरदस्त ग्रो किया है, जबरदस्त। ये मेरा डेटा नहीं है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक का डेटा है। ये दुनिया सोचती है हमारे बारे में, हम सोचे ना सोचे, पर दुनिया सोचती है। 2018 में हम उस स्टेज में आ गए हैं जहां पर जापान कभी 1964 में आया था, इटली 1984 में आया था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 1987 में आया था, स्पेन 1991 में आया था, चाइना 1994 में आया था, थाईलैंड 1994 में आया था, ब्राजील 2006 में आया था। राइट, हम उस स्टेज में आ गए हैं जहां पर कि ये कुछ कंट्रीज उस दौरान आए थे, और ये वो कंट्रीज है जिन्होंने पिछले 30-40 साल में जबरदस्त ग्रोथ की है, जबरदस्त। उनका जीडीपी ग्रोथ 7, 8, 9, 10% से ग्रो किया है। चाइना का जीडीपी ग्रोथ कितना होता है साहब? आज भी गिर करके भी 6-7% होता है। राइट, चाइना ने एक पॉलिसी लाई थी 1980 में, आपका एक, हम दो हमारा एक, अगर हमारे 2 या 2 से ज्यादा हुए तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, 2 से या 2 से ज्यादा हुए तो आपको सरकारी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको जेल भी हो सकती है अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा हुए तो। राइट, और चाइना ने भी अपनी पॉलिसी, अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी शुरू करी, और वो 1994 में ऐसे स्टेज में आ गया जहां उसकी ग्रोथ जबरदस्त होने लगी, उसकी पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गई, और उसने कितना ग्रो किया है हम सब जानते हैं। आज चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट, सबसे अमीर देश है। राइट, इंडिया 2018 में उस स्टेज में आ गया है, और वर्ल्ड बैंक का मानना है कि आने वाले 37 साल हिंदुस्तान का जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। अब मैं उसी बात पे आता हूं, आप कितनी दौलत बनाते हैं? आप उतनी दौलत बनाते हैं जितना आपका देश दौलत बनाता है। अगर आपका देश दौलत बनाएगा तो इस बात की तो गारंटी है साहब, आप और मैं भी दौलत बनाएंगे। राइट, ये है फंडामेंटल्स हिंदुस्तान के। सो हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं सर। मेरे फादर आज भी वो टच फोन उनको समझ नहीं लगता, वो कहते हैं यार ये क्या है, मेरे कहीं हाथ लग जाएगा तो मुझे लगता है कि कुछ हो रहा है। राइट, ही इज 75 नाउ, 76 नाउ। वो कहते हैं मुझे टच फोन नहीं चाहिए, उनको आज भी वो वो जो पुराना कीपैड वाला फोन होता था वही यूज करके वो बहुत खुश हैं। राइट, बट मेरा भतीजा हु इज डूइंग हिज MBA आज महंगे से महंगा फोन खरीदने की चाहत रखता है। आज से 5 साल पहले उसके पास स्मार्टफोन था। ये पॉपुलेशन खर्च करने वाली पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को एसेट लाइट पॉपुलेशन बोला जाता है। ये लोग खर्च करते हैं सर। माफ करिएगा लेकिन मैं एक बड़ा अजीब सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये एग्जांपल थोड़ा सा, आई प्लीज पार्डन माय लैंग्वेज। जॉकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांड है, पेज इंडस्ट्रीज लिस्टेड कंपनी है, उसका शेयर प्राइस कभी आप चेक कर लीजिएगा, जबरदस्त ग्रो कर रहा है जॉकी। अब जॉकी एक ऐसी चीज है साहब जो हम पैंट और शर्ट के अंदर पहनते हैं। राइट, ट्रेन में AC 2 टायर, AC 3 टायर, AC 3 टायर है। AC 3 टायर की बुकिंग सबसे पहले होती है। स्लीपर कोचेस चलते हैं कि आज से 10 साल पहले स्लीपर कोचेस नॉर्मल हुआ करते थे, आज वॉल्वो स्लीपर कोचेस सब एयर कंडीशन स्लीपर कोचेस हो चुके हैं। वॉल्वोज दनादन सड़कों पे दौड़ती है, मर्सिडीज की बस, सुजुकी की बस, आप कोई भी बस ले लीजिए, स्केनिया, सब आपको हिंदुस्तान में बसेस मिलती हैं। जॉकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जो हम अंदर पहनते हैं सर, किसी को नहीं पता लग सकता मैंने अंदर क्या पहन रखा है, पैंट और शर्ट के अंदर मैंने अंदर क्या पहन रखा है, बट फिर भी मैं पहनना चाहता हूँ। ये हिंदुस्तान की सोच का बदलाव है सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है। हम अपने कंफर्ट पे पैसे खर्च करने लगे हैं, और जब भी कोई कंट्री अपने कंफर्ट पे पैसे खर्च करने लगता है उसका जीडीपी बहुत ग्रो होता है सर, क्योंकि आप जब खर्च करते हैं तभी किसी की इनकम बनती है, और हम खर्च करने को आमादा हैं आज की डेट में, हम खर्च बहुत बेतहाशा खर्च करना चाहते हैं। 2017 में हिंदुस्तान में घूमने वाले लोग, हम घूमते थे लेकिन हम फॉरेन नहीं घूमते थे, बहुत कम लोग फॉरेन घूमते थे। 2017 में IATA एक एसोसिएशन है जो इंटरनेशनल टूरिज्म एसोसिएशन है, वो ट्रैक करती है कि कंट्री किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, कंट्री के लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। 2017 में हम टॉप 25 कंट्रीज में भी नहीं आते थे, आउटबाउंड ट्रैवल में, फॉरेन ट्रैवल में हम टॉप 25 कंट्रीज में नहीं आते थे। 2019 में 2 साल के अंदर हम लोग टॉप 10 कंट्रीज में आ चुके हैं, और IATA बोलता है कि नेक्स्ट 5 इयर्स, ये तो खैर पेंडेमिक आ गया, बट अगर पेंडेमिक नहीं भी आता तो हम लोग, वो कहता है कि 5 साल के अंदर इंडिया विल बी इन टॉप 5। राइट, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपेंस दैट वी आर डूइंग।
एक मैं आपको एक और रिसर्च दिखाना चाहूंगा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, 2019 में आई थी, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स। बहुत ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम सब बहुत पढ़ते हैं, हमारा सपना होता है हमारे बच्चे भी ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में जाएं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने एक रिसर्च किया था, वो हर हर साल, हर 10-15 साल में रिसर्च करते हैं। वो अ, वो सिटीज बनाते हैं कि आने वाले 15 साल में कौन से सिटीज सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। सो उन्होंने 780 सिटीज का एक एस्टिमेट लगाया। 780 सिटीज, पैन पैन वर्ल्ड, मतलब इस ग्लोब पर 780 सिटीज का एस्टिमेट लगाया कि वो 780 सिटीज ऐसे कौन से होंगे जो सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी इस पे करी। दिस इज अबाउट परसेंटेज ग्रोथ इन जीडीपी, किस सिटी का जीडीपी सबसे ज्यादा ग्रो होगा। और टॉप 10 सिटीज, वो सारे के सारे 10 के 10 सिटीज हिंदुस्तान के हैं। 10 के 10 सिटीज हिंदुस्तान के हैं। 2019 से 2035 में वो कहते हैं कि 10 सिटीज जो टॉप के होंगे वो सारे के सारे हिंदुस्तान में हैं। सूरत, आगरा, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, तिरुपुर, राजकोट, तिरुचिरापल्ली, चेन्नई, विजयवाड़ा। अब आप समझिए, इन सिटीज में आप बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई को छोड़ दीजिए, कोई भी बड़ा शहर नहीं है, कोई भी बड़ा शहर नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे इसमें नहीं आ रहा। आप देखिए किस तरह के शहर हैं ये। नागपुर, तिरुपुर, तिरुपुर बहुत इंटरेस्टिंग शहर है। तिरुचिरापल्ली, हम नहीं समझ पाते कि तिरुचिरापल्ली में ऐसा क्या होगा, वो टेक्सटाइल का सेंटर है। तिरुपुर एक टेक्सटाइल का सेंटर है। विजयवाड़ा मेटल का सेंटर है। ये शहर वर्ल्ड में सबसे, इन शहरों का जीडीपी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। माइंड इट, इट्स नॉट अबाउट वैल्यू, राइट। आप ये मत देखिएगा कि कितने बिलियन डॉलर्स हो जाएगा इनका जीडीपी, कितने परसेंट ग्रो करेगा, राइट। सो ग्रोथ होगी मतलब इनकम की ग्रोथ होगी। दीज आर दी सिटीज टॉप 10। ये दुनिया हमारे बारे में सोचती है सर, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो हमें सोचना होगा, राइट। सो दीज आर फ्यू फंडामेंटल्स जो मैं आपसे बात करना चाहता था सर। अब मैं आता हूं एक छोटी सी चीज पर जिसको हम इन्वेस्टिंग बोलेंगे। ये एक अभी मुझे कुछ दिन पहले सर ये दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। अभी हम लोग 40 साल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मना रहे हैं। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना शुरू किया था। ये बोलता है, ग्राफिक बोलता है कि इनकम्स, इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, सॉरी, बट मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये बोलता है कि इनकम्स इन लास्ट 40 इयर्स हैव ग्रोन फास्टर देन प्राइसेस। हिंदुस्तान में इनकम ज्यादा तेजी से ग्रो करी है प्राइसेस के बनिस्पत, अगर आप कंपेयर करेंगे इसे प्राइसेस से। और इनकम की ग्रोथ से क्या हो रहा है वो हम सब देख पा रहे हैं सर। वी आर द लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोन, वी हैव द लार्जेस्ट मोबाइल टेलीफोनी नेटवर्क इन द वर्ल्ड, राइट। these are and this has happened in what 15-20 years। इससे ज्यादा पुरानी चीज नहीं है। मुझे आज भी याद है 1997-98 में जब मोबाइल्स लॉन्च हुए थे, 14 रुपए पर मिनट की पल्स हुआ करती थी। आज कॉलिंग फ्री है, डेटा के चार्जेस हो गए, कॉलिंग फ्री है। सो वर्ल्ड बदल रहा है, हम बदल रहे हैं सर, हम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और विश्वास रखिए ये कंट्री में जबरदस्त दौलत बनने वाली है। मैं एक लास्ट चीज इस पे बोलूंगा सर। वर्ल्ड बैंक की इसी रिपोर्ट में उन्होंने एक बात बोली है कि 2030 पे हिंदुस्तान का जीडीपी, आज हमारा जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर है। वो कहते हैं कि 2030 में इंडिया का जीडीपी 9 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, 9 ट्रिलियन डॉलर, राइट। और 2035 में इंडिया का जीडीपी 12 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और हम टॉप 3 वर्ल्ड की इकोनॉमीज में चले जाएंगे, राइट। अब देखिए हम 3.1 ट्रिलियन डॉलर पहुंचे हैं। और मैंने अभी आपसे अपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक बात बोली थी कि 1800 साल तक हमारा जीडीपी सबसे ज्यादा था। हमने 2000 साल, मतलब आज हम एक से अगर हम शुरू करें तो हम 2021 में हैं। सो इन सालों में हम 3.1 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचे हैं, राइट। और आने वाले 10 साल में हम इसके 3 गुना हो जाएंगे। अब आप इमेजिन करिए आने वाले 10 साल से 15 साल क्या होने वाला है हिंदुस्तान में, इनकम्स का क्या होने वाला है हिंदुस्तान में। वी आर इनटू अमेजिंग टाइम सर। आप ये मत सोचिए कि मैं इन्वेस्ट कहां करूं, आप ये सोचिए कि मैं इन्वेस्ट कैसे करूं और कब तक करूं। क्योंकि देखिए साहब, बाजार तो हमेशा अपना रिटर्न देता है। पिछले 42 साल में 1979 में सेंसेक्स शुरू हुआ 100 से, 1981 में एक्चुअली सेंसेक्स शुरू हुआ 100 पे, आज वो 54,000 के आसपास है। पर कितने ऐसे लोग होंगे जो 100 पर एंटर हुए और आज तक हैं। इस बाजार ने तो अपना रिटर्न दिया है, लेकिन वो रिटर्न किसी ने नहीं कमाया।
राइट, वो रिटर्न किसी ने नहीं कमाया। तो हमें ये सोचना है कि हम इन्वेस्टमेंट करें, और हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे उसको कंटिन्यू रखें, राइट। अब मैं अपने तीसरे हिस्से में आता हूं सर, विच इज, अभी मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगा। तीसरा हिस्सा जो मेरे लिए करना बहुत जरूरी है, वो मुझे करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं आपके सिर्फ 10 मिनट लूंगा, राइट। 1 मिनट सर, थोड़ा सा। सर एक सॉरी, मैं एक छोटा सा गैप हो गया है, मैं 1 मिनट थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। मैं स्क्रीन को तो स्क्रीन क्लोज करनी है सर? सर स्क्रीन मेरी शेयर नहीं हो रही ना अभी? अभी नहीं है सर, अभी नहीं। हाँ राइट, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे। सर ये सिर्फ 10-15 मिनट लूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारा मैंडेटेड है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, हमें ये इसके बारे में बात जरूर करनी होगी। सो इट्स अबाउट सर, देखिए हम आप मैं हम सब पैसा कमाते हैं सर, और पैसा कमाने के बाद हम क्या करते हैं सर? पैसा कमाने के बाद हम सिर्फ दो ही चीजें करते हैं, या तो हम उसे खर्च करते हैं या हम उसे बचाते हैं। और बचाने के बाद हम क्या करते हैं? बचाने के बाद हम उसे इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली हम सिर्फ दो ही चीजें करते हैं, विच इज वी इधर सेव, सॉरी वी इधर स्पेंड, और वी इधर इन्वेस्ट इट, राइट। सो बफे साहब, बार बार बफे साहब की बात होती है तो उनका एक कोट हमेशा बोला जाता है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग, एंड दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई ही मेड सो मच ऑफ वेल्थ, राइट। सो जब भी हम कभी सेविंग करते हैं सर, सबसे पहली चीज मुझे क्या देखनी चाहिए? देखिए हम लोग मेंटल अकाउंटिंग पे वापस आता हूँ। मेंटल अकाउंटिंग में हम हमेशा ये दो सोचते हैं कि भाई मुझे आज कहाँ ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ मुझे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, मैं वहां पर इन्वेस्ट कर दूं, राइट। लेकिन इन्फ्लेशन एक इतनी बड़ी चीज है, ये भगवान की लाठी की तरह है सर, जिसकी कोई आवाज नहीं है। शनै शनै ये कैसे आपके इन्वेस्टमेंट को खा जाती है, कैसे आपके पैसे को खा जाती है, हम ये रियलाइज भी नहीं कर पाते, राइट। तो हमें इन्फ्लेशन को, इसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं सर। एक होता है नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब मैंने 100 रुपए लगाया, मुझे 10 रुपए का रिटर्न, मुझे 110 रुपए मिले। सो 10 रुपए जो वो मिले वो मेरा नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? रियल रेट ऑफ रिटर्न होगा, मैंने 100 रुपए लगाया, मुझे 10 रुपए मिले, और उसी दौरान किसी, मतलब एक प्राइस इन्फ्लेशन, 6% का प्राइस इन्फ्लेशन हुआ, राइट। तो मेरे को नेट इनकम कितनी आई? देखिए मैं जब बचाता हूं तो मैं क्यों बचाता हूं? मैं बचाता हूं ताकि मैं फ्यूचर में उसे खर्च करूं। कोई भी बचत फ्यूचर में खर्च करने के लिए की जाती है, राइट। तो फ्यूचर में जब मैं खर्च कर रहा हूं, जिस चीज पर खर्च कर रहा हूं, अगर उसका भाव भी बढ़ रहा है, तो मुझे उस नेट रिटर्न निकालना होगा कि मैंने कितना बनाया, मैंने कितना पैसा बनाया, और उस कमोडिटी का प्राइस कितना बढ़ा। उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। मतलब 100 रुपए मैंने लगाया, 10 रुपए मुझे इनकम मिली, 10 रुपए मेरा रिटर्न आया, लेकिन 6% से इन्फ्लेशन बढ़ा, तो मैंने नेट कितना कमाया? मैंने नेट 10 रुपए नहीं, 4 रुपए कमाया। उसे रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। और रियल रेट ऑफ रिटर्न, अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आपको सरकार को भी हिस्सा देना है इसमें, सरकार अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगी। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं सब लोग, आप जानते हैं सरकार हिस्सा अपना टैक्स के थ्रू ले जाएगी, राइट। सो हमें वो भी समझना होगा। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न
एक इन्वेस्टर को रियल रेट ऑफ रिटर्न समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो क्या होता है, ध्यान रखिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्फ्लेशन। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, यू स्टार्ट द बेटर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो पहले आता है वो ज्यादा कमाता है, क्योंकि उसे लिक्विडिटी रिटर्न देगी, उसे फंडामेंटल्स रिटर्न देंगे, चेंज इन फंडामेंटल्स भी उसे रिटर्न देंगे, राइट। और सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लेके जाइए, सेविंग को इन्वेस्टमेंट में लेके जाइए। फर्क है सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि इन्वेस्टर, हर एक आदमी इन्वेस्टर है, उसे सिर्फ हमें उसकी आंखें खोलनी है कि वो इन्वेस्टर है और उसे इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है, right? Put your money to work rather than accumulating or keeping it idle. You work hard to earn money. सर एक रिसर्च है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। वो रिसर्च बोलती है कि 15 साल के इनकम के बाद, देखिए आपके इनकम के दो सोर्स होते हैं। अगर आप 15 साल तक कमा रहे हैं तो आपके 15 साल के बाद आपके इनकम के दो सोर्स बन जाएंगे। एक आपकी कोर इनकम, यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका जॉब है, उससे जो आपको इनकम मिल रही है। और दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम, राइट। सो आपके दो सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हैं। तो अब देखिए वो रिसर्च बोलती है कि आपकी कोर इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम 15 साल के बाद, 15 साल ऑफ अर्निंग के बाद आपकी रेट ऑफ ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट इनकम इज हायर देन रेट ऑफ ग्रोथ इन योर कोर इनकम। मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। फर्ज करिए कोई आदमी जॉब कर रहा है और उस जॉब में वो 50 लाख के पैकेज पे पहुंच जाता है। 15 साल में 50 लाख के पैकेज पर वो आसानी से पहुंच जाएगा आज की डेट में। 50 लाख के पैकेज पर 10% की ग्रोथ कितनी होती है साहब? 5 लाख। 5 लाख में आज की डेट में एक नया आदमी मिल जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 50, 60, 70, 80 लाख के, आप कभी भी किसी भी सीईओ का पैकेज सुनिएगा, सीईओ के पैकेज में ग्रोथ नहीं होती है सर, शेयर इन प्रॉफिट होता है। एक दूसरा, सीईओ की इनकम में ईसॉप बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सो वो बोलते हैं अब आप इतने इतने महंगे हो चुके हैं कि कंपनी ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे, राइट। तो आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ कि उसको 10%, 15% की ग्रोथ मुश्किल से मिलेगी, 2% की, 3% की ग्रोथ मिल जाएगी। पर आप फर्ज करिए आपका इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 5 करोड़ का हो जाता है, तो क्या वो ये डिसाइड करेगा कि 5 करोड़ पे मैं 10% का ही रिटर्न दूंगा? आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक लिया, आपने 50 लाख का स्टॉक लिया पिछले साल, आज वो करीब करीब 1.25 करोड़ का हो जाता है, तो क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज ये डिसाइड करेगा कि इस आदमी ने तो 50 लाख से 1.25 करोड़ बना लिया, अब इसको वो रिटर्न नहीं देना जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी सदा इकोनॉमी की ग्रोथ से चलेगी, लेकिन आपकी सैलरी की इनकम, आपकी प्रोफेशन की इनकम जरूरी नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से मैच कर पाए। सो इन्वेस्टिंग, हम इन्वेस्टिंग को बहुत सरल समझते हैं, हम इन्वेस्टिंग को बहुत इग्नोर करते हैं, बट एक टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट ग्रोथ इन इन्वेस्टिंग इनकम इज हायर देन ग्रोथ इन योर कोर इनकम। और आप ये कभी करके देखिएगा सर, आप सब फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं कभी, और आप तो लोग के फाइनेंसेस मैनेज करते हैं, आप कभी सोचिएगा इसके बारे में और आप उनकी कैलकुलेट करिएगा कि वो क्या करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता है। और मल्टीपल इनकम्स, ऑब्वियसली हमें अपना जितने सोर्स ऑफ इनकम उतना हमारे लिए अच्छा। सो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम बात करेंगे वो होता है नेवर कीप योर ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा हमें मल्टीपल चीजों में पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कोई एसेट क्लास अच्छा रिटर्न देगा, कभी कोई एसेट क्लास अच्छा रिटर्न देगा। हर एसेट क्लास, देखिए सर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर कैपिटल के सोर्स सिर्फ दो ही होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में कैपिटल का सोर्स क्या है? दो, या तो मेरा पैसा या उधार का पैसा, तीसरा कोई और सोर्स पैदा नहीं हुआ। मेरा पैसा इज व्हाट? मेरा पैसा इज इक्विटी। उधार का पैसा इज व्हाट? उधार का पैसा इज डेट, राइट। तो दो ही मार्केट्स होते हैं जहां से आप कैपिटल ले सकते हैं अपने काम धंधे के लिए। वो दो मार्केट कैसे बिहेव करते हैं? वो दो मार्केट हमेशा ऑपोजिट बिहेव करते हैं। वो दो मार्केट हमेशा ऑपोजिट बिहेव करते हैं। आप लोग रिटर्न्स बनाते हैं, आप लोग बैलेंस शीट्स बनाते हैं, मैं आपको इसमें उसी से एग्जांपल दूंगा। किसी भी बैलेंस शीट में, किसी भी बिजनेस की बैलेंस शीट में, किसी भी बिजनेस के P&L अकाउंट में 3-4 सबसे बड़े खर्चे होते हैं। सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, रेंट, इंटरेस्ट एंड टैक्स। टैक्स तो चलिए मानिए सरकार का हिस्सा है, वो तो लेके जाएगी जाएगी। ये सबसे बड़े हिस्से होते हैं किसी भी P&L अकाउंट में। और मैं इन 3-4 चीजों को ट्वीक करके प्रॉफिटेबिलिटी को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं इंटरेस्ट रेट घटा दूं तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाती है? जनरली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर मैं इंटरेस्ट रेट घटा दूं तो। ये कंपीटिंग एसेट क्लासेस है, ऑपोजिट चलते हैं। कैसे ऑपोजिट चलते हैं? इक्विटी मार्केट्स एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर कभी भी अपना पिछला हाई, पिछला लो कभी नहीं तोड़ते, और पिछला हाई हमेशा तोड़ते हैं। यानी कि मार्केट हमेशा नए हाई बनाता है,
और पुराने लो के का आसपास कभी नहीं जाते। यूएस एक एग्जांपल है। यूएस एक ऐसा कंट्री है जो पिछले 20 साल से 22 साल से 2% से ग्रो कर रहा है, और S&P हमेशा नया हाई बनाता है। और हम भी हमारा मार्केट भी, हम जितने से भी ग्रो कर रहे हो, मार्केट हमेशा नया हाई बना रहा है। 2008 में आपके मार्केट का लो लगा था 7,700, वो पिछले 15 साल में नहीं लग पाया है वापस, राइट। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटी मार्केट्स नया हाई बनाते हैं और नया लो कभी नहीं बनाते। और डेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, वो अपना पिछला हाई कभी नहीं तोड़ते। 15% का इंटरेस्ट रेट वापस आया साहब जो 20 साल पहले था? नहीं आया। 17% का इंटरेस्ट रेट नहीं आया। 9% का इंटरेस्ट रेट भी नहीं आया जो 5 साल पहले था, पिछले 5 साल में, राइट। आज गवर्नमेंट जो बोरो करती है, जिसको हम बेंचमार्क बोरोइंग रेट बोलते हैं, विच इज 10 ईयर का गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 10 साल का पैसा, 10 साल का पैसा आज 6.20 पर है, राइट। पिछला हाई कभी नहीं तोड़ेगा और पिछला लो जरूर तोड़ेगा, पिछला लो जरूर तोड़ेगा। तो ये कंपीटिंग एसेट क्लास है। अब आप समझिए, अगर आप सिर्फ डेट में हैं तो भी आप नुकसान में रहेंगे, अगर आप सिर्फ इक्विटी में हैं तो भी आप नुकसान में रहते हैं, क्योंकि इक्विटी तो वॉलेटाइल एसेट क्लास है, ऊपर नीचे दोनों चीज होगी, वॉलेटिलिटी आपको देगा, राइट। तो हमें अपनी चीजों को हमेशा बांट के चलना है। रियल एस्टेट पिछले 8-9 साल में बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। किसने सोचा था कि पिछले साल रिटर्न दे देगा? आप हिसार सोनीपत में हैं, पानीपत में लोग हैं, आप खुद जानते हैं रियल एस्टेट के भाव पिछले 6 महीने 8 महीने में क्या हो गए हैं। पिछले 8 साल का रिटर्न पिछले 8 महीने में कमाया है, राइट। डबल हो गए हैं रेट। कमर्शियल प्रॉपर्टी टूट गई है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बढ़ ही जा रही है, हर जगह बढ़ रही है। किसने सोचा था कि इस दौरान ऐसा होगा? तो अगर कोई सिर्फ रियल एस्टेट में था तो उसने 8 साल में नहीं कमाया, वो सिर्फ इक्विटी में था तो उसने इस 8 महीने में रियल एस्टेट में नहीं कमाया। सो हमें हमेशा जगह जगह पर रहना होगा, राइट। हमें अपॉर्चुनिस्ट बनना पड़ेगा। अपॉर्चुनिस्ट एक सबसे अच्छा इन्वेस्टर, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट इन्वेस्टर होता है, वो अपनी अपॉर्चुनिटीज को वे करता है, राइट। सो आपको मल्टीपल जगह पर रहना पड़ेगा। सो अब मैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अब मैं इस पे सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। सो म्यूचुअल फंड्स एक सिंपल सा कंसेप्ट है साहब। मुझे आज अगर कहीं प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदनी 1 करोड़ की, ऑब्वियसली मेरे पास 1 करोड़ नहीं होंगे तो मैं बैंक से बोलूंगा कि आप मुझे लोन दे दीजिए। लेकिन अगर मैं इसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहूँ और मैं ऐसे 5 लोग इकट्ठे करूँ जो मुझे 20-20 लाख दे सके, तो वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना मेरे लिए आसान हो सकता है। एक शॉप में खोलता हूँ, उससे मेरे को अगर एक यूटिलिटी स्टोर खोलना है तो मैं नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स अपने साथ जोड़ करके एक यूटिलिटी स्टोर बहुत आसानी से खोल सकता हूँ, राइट। सो म्यूचुअल फंड इज अ सिंपल कंसेप्ट टू पूल द मनी एंड इन्वेस्ट। 1,000 रुपए में आपको मैं एक पूरा इंडेक्स खरीद के दे सकता हूँ। ये कैसे होगा? क्योंकि 1,000 रुपए लगाने वाले मेरे पास 100 लोग होंगे, राइट। सो म्यूचुअल फंड इज अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ पूलिंग द मनी एंड इन्वेस्टिंग इट इनटू द कैपिटल मार्केट्स। दिस इज अ सिंपल म्यूचुअल फंड. How you can buy mutual funds? So I'll come to the last part and within 5 minutes I'll close my talk. मैंने बहुत समय लिया है आप लोगों का और आप लोग बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना है। मैं आपको ये सेबी मैंडेटेड है जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। सो 5 मिनट में मैं इसे खत्म करूंगा। सो हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज अ सिंपल वे सर। आप ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। उसके लिए आपको केवाईसी बनाना होगा, आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये कंपलसरी है इन्वेस्टमेंट के लिए, राइट। आईडी प्रूफ, कोई भी आपका पैन कार्ड इज एन आईडी प्रूफ, पासपोर्ट इज एन आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा केवाईसी के लिए, और आप ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिजिकल मोड एंड ऑनलाइन मोड। पिछले 1 साल ने फिजिकल मोड को तो बिल्कुल बैक बर्नर पे डाल दिया है, पेपर का तो ट्रांसफर कहीं हो ही नहीं रहा है, एवरीथिंग हैज गॉन टू ऑनलाइन मोड। और ऑनलाइन आप केवाईसी भी कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन। सो हाउ टू विथड्रॉ, अगेन ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास 2 मोड हमेशा अवेलेबल होंगे। आप इन्वेस्टमेंट को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप निकाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किए बिना म्यूचुअल फंड्स को समझना बहुत मुश्किल होगा सर, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसने आज तक कैसा किया है, पर आने वाले समय में वो कैसा करेगा ये तो कोई भी नहीं जानता। ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, ये फंड मैनेजर भी नहीं जानता कि आने वाले समय में मार्केट कैसा बिहेव करेंगे। मेरा रिटर्न उतना ही होता है जितना मार्केट का रिटर्न होता है, पर मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको मार्केट से बेटर रिटर्न दूं, और इसीलिए आप मुझे पैसा देंगे। अगर मैं आपको मार्केट जितना रिटर्न दूंगा तो ऑब्वियसली मुझे पैसा नहीं मिलेगा। सो मुझे मार्केट से बेटर रिटर्न देना है, तो ही वो आपको पैसा मिलेगा।
पर आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हमेशा लॉन्ग टर्म की करनी चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल की लोग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करते हैं म्यूचुअल फंड्स की और इन्वेस्ट करते हैं, जबकि आपको 5 साल 10 साल 15 साल का इवैल्यूएशन करना चाहिए, ताकि आप समझ सकें कि कोई भी फंड मैनेजर साइकिल्स में कैसा कर रहा है। बाजार कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, बाजार हमेशा ऊपर नीचे होकर चलता है, साइकिल में चलता है। तो साइकिल्स के दौरान हम कैसा रहे हैं वो आपको पता लगेगा जब आप उसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे, राइट। सो नेट एसेट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस। तो जो भी मैं आपको रिटर्न बताता हूं वो मैं आपको रिटर्न हमेशा नेट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस बताता हूं, नेट जो आपको मिलेगा वो बताता हूं, जो आपको हर वेबसाइट पर हर जगह पर अवेलेबल होता है। नॉमिनेशन, सर प्लीज नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी होता है, नॉमिनेशन जरूर करिए, इससे हमारी लाइफ और आप लोग की लाइफ बहुत आसान होती है। जरूर करना चाहिए नॉमिनेशन, और अब तो कंपल्सरी है नॉमिनेशन करना, राइट। कंप्लेंट रिड्रेसल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। कंप्लेंट, अगर आपको हमारे ऑपरेशंस, हमारे तौर तरीकों से कभी भी कोई कंप्लेंट है म्यूचुअल फंड या किसी भी म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेंट से, तो आप इन्वेस्टर रिलेशन ऑफिसर जो हर ब्रांच में और वेबसाइट पर अवेलेबल है उनका नाम, उस पर आप अपना कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपको वहां से समाधान नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं, आप एमडी तक कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको समाधान नहीं मिलता है तो सेबी आपको बहुत ही आसान तरीके से अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने का तरीका बताते हैं, उसे वो स्कोर्स बोलते हैं। वहां आप अपना रजिस्टर कराइए, आपको ट्रैकिंग नंबर मिलता है और उस ट्रैकिंग नंबर से आप विद इन 15 डेज, ये मैंडेट है, विद इन 15 डेज ऑफ योर कंप्लेंट आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा और आपको सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। तो ये आप तरीके अपना सकते हैं कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम के, राइट। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, नो योर कस्टमर, ये मैं आपको बता चुका हूं, उसके बिना करना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं हो सकता। फैटका, ये बहुत जरूरी है क्योंकि यूएस और कनाडा के सिटीजन्स डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, क्योंकि फैटका इज आप तो सब जानते ही हैं कि आपको ये डिक्लेरेशन देना बहुत जरूरी है कि आपका इनकम का सोर्स क्या है और आपने कैसे कमाया है ये पैसा। तो वो हम भी आपसे मांगते हैं और आपको देना पड़ेगा वो। देन कोई भी आपका अगर अनक्लेम डिविडेंड या अनक्लेम रिडम्पशन है वो म्यूचुअल फंड्स अपने पास नहीं रख सकते हैं, वो हमें बताना होता है और वो लेना आपका हक है और आप ले सकते हैं। पर अगर आप 7 साल तक वो नहीं लेंगे तो 7 साल के बाद मुझे उसे ट्रांसफर करना होगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में, जो गवर्नमेंट का एक फंड है जो सेबी चलाता है, जो एज आप तरह जो आप लोग इन्वेस्टर्स हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए वो खर्च किया जाता है, आपके बेटरमेंट के लिए खर्च किया जाता है। वहां पर मुझे इसको ट्रांसफर करना पड़ता है और वहां से पैसा निकलवाना थोड़ा सा टिपिकल है। तो अगर कोई आपका अनक्लेम्ड या रिटर्न या अनडिलीवर्ड डिविडेंड या रिडम्पशन है उसे हमसे जरूर ले लीजिएगा। एंड अपडेशन ऑफ पैन, ऑब्वियसली इट इज कंपल्सरी, एंड आप सेबी पे ये सब चीज देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सेबी पे हर चीज, हर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, राइट। एंड अब मैं आपको सर थैंक यू बोलता हूं, मैंने बहुत समय लिया है आपका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट लिसनर्स, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उसको जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूं सर। थैंक यू सर। Huge thanks to CS Vikas Kabra ji for such a valuable lecture and sharing precious knowledge. I am assured that this session has made value addition to our knowledge. If any of my fellow members has any doubts or questions, you are now invited to ask questions and make the session more interactive. सर किसी का कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं विकास काबरा जी से। कोई भी मेंबर या तो हैंड रेस कर सकता है, उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे भी। हाँ, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। शायद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर। I think there is no query, I think. Thank you everyone. Finally, I request CA Rajesh Arora ji, Vice Chairman of Sonipat branch of NIRC of ICI, for formal vote of thanks. Thank you, Rajiv ji. Thank you so much. Thank you, Vikas sir, for such a wonderful session and sharing a valuable knowledge with us on mega trend in the Indian financial system. And thank you, Sonipat branch and Hisar branch for joining the today's session. And thank you very much, Bharat Jain ji, for joining and for giving the opportunity with us for the joint session. Thank you so much once again, CS Vikas Kabra.
Thank you so much. Thank you for such a wonderful session. Thank you so much. Thank you, Rajesh. Thank you. Thank you. विकास जी, Pleasure talking to all of you. बहुत बहुत विकास जी थैंक यू, थैंक यू जी, भरत जैन जी, आदिश जैन जी, Thank you. राजीव जी और राजेश जी, धन्यवाद सभी का। सभी का धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आगे अगले सेमिनार वेबिनार के लिए। Thank you चेयरमैन साहब, thank you विकास थैंक जी, यू सर। thank you राजीव जी, थैंक यू भरत जी, आदिश जी, थैंक यू। thank you जी, thank you sir.